वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 28 जून 2026 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हम फिर से कुछ हिंदी विषय के इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि 2020 से लेकर 2025 की प्रश्न पत्रिकाओं में जिस प्रकार से हिंदी विषय को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो दोस्तों, पेपर 2 दे रहे हो, संपूर्ण एनालिसिस कर आज की इस वीडियो में हमने फिर से कुछ टॉप क्लास क्वेश्चन जो है दोस्तों ऐड किए हैं। वीडियो नंबर 39 हम देखने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी 38 वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है दोस्तों। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण सिलेबस जो है हिंदी का यहाँ से लगभग कवर किया जा चुका है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। महाटेट 28 जून 2026, सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर आपको हमारे सभी वीडियोस जो है बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सर, पहला जो प्रश्न है, प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अब देखिए, अंतस्थ व्यंजन को लेकर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों, और यो र ल वो, ये जो 4 व्यंजन होते हैं दोस्तों, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। मतलब यहां पर आपका ये जो रहेगा दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है, मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा सर, वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। क्योंकि हिंदी व्याकरण में य र ल वो, इन 4 वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटने से होता है। ओके, लेकिन कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। इस प्रकार से क्या है, इंफॉर्मेशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सर, प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया कि वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। ओके, बहुत ज्यादा बातें करने वाले को वाक्जाल कहते हैं दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने हैं और इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका विकल्प 1, मतलब वाक प्लस जाल आपका यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। बातों का जाल इसको हम कहेंगे, बातों का जाल। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि अतीव शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि उपसर्ग को लेकर और प्रत्यय को लेकर आपको 100% क्वेश्चन आना है, मतलब आना है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जो परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। यहां पर आपसे उपसर्ग को लेकर प्रश्न पूछा गया है। अब उपसर्ग क्या होता है सर, हमने बताया कि जो शब्द के आरंभ में लगता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के अंत में लगता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए, अति शब्दों में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, जिसमें पहला विलंटी दिया गया है। मतलब आपका विकल्प जो सर सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा, वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प हो जाएगा दोस्तों। 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 29 दिन का वक्त बचा है। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 28 जून 2026 पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी भाषा में आपको बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर, प्रश्न पूछा गया है कि ई प्रत्यय से रहित शब्द है। अब देखिए दोस्तों, वह कौन सा शब्द है जिसमें ई प्रत्यय का वापर नहीं हुआ है, इस्तेमाल नहीं हुआ है, यूज नहीं हुआ है। 4 विकल्प आपके सामने है। तो देखिए, राष्ट्र में क्या है दोस्तों, ई लगा है, मतलब आपका यहां पर राष्ट्रीय जो है शब्द बन गया है। उसके बाद भवत में यहां पर ईय प्रत्यय लगा है, भवदीय यहां पर क्या है, आपका शब्द बन गया है। भारत में ईय प्रत्यय लगा है और भारतीय शब्द बन गया है दोस्तों, लेकिन मानवीय में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब आपका विकल्प जो यहां पर दिया गया है सर, ऑप्शन जो 3rd दिया गया है, बिल्कुल सटीक और सही आंसर होने वाला है। क्योंकि अगर आप इसका स्पष्टीकरण सीधे सीधे तौर पर देखेंगे तो मानवीय शब्दों में ईय प्रत्यय नहीं लगा है, बल्कि इसमें अनीय या नीय प्रत्यय लगा है। तो यही यहां पर क्या है दोस्तों, अलग शब्द हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल पूछा गया है कि भला मानस में कौन सा समास है। तो देखिए, जहां पर
जहां पर हमने बताया सर विशेष और विशेष, विशेषण और विशेष्य का जोड़ा बनता है, तो वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाता है। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा सर, ऑप्शन जो एक रहेगा यहां पर, वही क्या है सटीक आंसर और राइट आंसर होगा। क्योंकि नियम की अगर आप बात करेंगे तो जिस समास में पहला पद विशेषण, हमने आपको बताया विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और दूसरा पद विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है, वह कर्मधारय समास होता है। डेफिनेटली कर्मधारय समास होता है। यहाँ भला विशेषण और मानस विशेष्य है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, छठा जो क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा। अब देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों। जशा प्रकारे आपल्याला मराठीमध्ये प्रश्न विचारला जातो की शुद्ध शब्द ओळखा किंवा लेखन नियमानुसार शुद्ध शब्द कोणता, तशाच प्रकारे वर्तनी के हिसाब से सही शब्द का चयन आपको करना होता है। तो देखिए सर, प्रादेशिक की बात आप करेंगे, सही लिखा गया है। माधुर्य की बात आप कहेंगे सर, सही लिखा गया है। और व्याप्त भी यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही है, लेकिन प्रामाणिक नहीं होता है। ये आपका होता है दोस्तों प्रामाणिक होता है। मतलब आपका यहाँ पर विकल्प जो डी रहेगा वो अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन जो डी रहेगा दोस्तों आपका फिर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। अब देखिए दोस्तों, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया में और भाववाचक संज्ञा में फर्क होता है। ये बात आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। गहराई जो है दोस्तों इसका भाववाचक संज्ञा होगा। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। अगर आप स्पष्टीकरण की बात करते हैं तो साफ तौर पर बताया गया है कि गहराई विशेषण शब्द के अंत में आई, ता, पन आदि प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। यहाँ गहरा शब्द में आई प्रत्यय जोड़ने से गहराई बना है, जो एक भाव या अवस्था को दर्शाता है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 चलिए सॉरी, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। ओके, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो बिना शब्द का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, वो संबंध बोधक शब्द कहलाएगा। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा वही यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प हो जाएगा। क्योंकि बिना शब्द संबंध बोधक शब्द है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आगे, बिना, पास आदि। इस प्रकार से कुछ उदाहरण यहां पर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या होगा। आप देखिए चारित्रिक एक विशेषण शब्द यहां पर बताया गया है। इसका जो मूल शब्द होगा दोस्तों वो होगा चरित्र। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा सर, ऑप्शन जो एक रहेगा आपका राइट विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया कि मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। अब देखिए दोस्तों, जिससे जुमला पूरा होता है, सीधे सीधे तौर पर वाक्य पूरा होता है, उसको हम सहायक क्रिया कह सकते हैं। तो यहां पर मैं घर जाता हूं में सहायक क्रिया है हूं। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा सर, वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे स्पष्टीकरण की तो साफ तौर पर बताया गया है कि यहां पर जाता मुख्य क्रिया है। यह वाक्य की मुख्य क्रिया मेन वर्ब है जो जाना धातु से बनी है। यह मुख्य कार्य को दर्शाती है। और पॉइंट नंबर 2 आपको बताया गया है कि हु सहायक क्रिया है। यह सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब है। यह मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य के काल टेंस को पूरा करती है। ओके, यह वर्तमान काल का बोध करा रही है दोस्तों। इस प्रकार क्या है, यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं तो दोस्तों ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर बस आपने मेंबरशिप हासिल कर लेनी है। आपको टीएटी और सीटेट 2026 के लिए टोटली वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस के साथ पूरे किए जाएंगे दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न टीएटी या सीटेट में पूछे जाते हैं और जिस प्रकार से हमारा रिजल्ट रहा है दोस्तों पिछले 3 सालों से, मैं आपको बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे वीडियोस जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री में देख पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11वां प्रश्न पूछा गया कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है या प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए दिलाना यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएंगी। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा
वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे कि जब कर्ता मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है या उससे करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देना मूल क्रिया है, दिलाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और दिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। इस प्रकार से स्पष्टीकरण भी यहाँ पर उसको उत्कृष्ट तरीके से दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अब देखिए दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं। संकेतवाचक है, कारणवाचक है, परिणामवाचक है या फिर संबंधवाचक है। 4 विकल्प आपको बताए गए हैं। तो देखिए, वह लाचार है, पहला वाक्य, क्योंकि वह अंधा है। अब देखिए, वह लाचार है इसलिए वो अंधा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कारणवाचक हो जाएगा। रीजन उसका है, रीजन क्या है उसके लाचार होने का, क्योंकि वो अंधा है इसलिए वो लाचार है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है, सटीक आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हेमंत पत्र लिख रहा है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचना नहीं है, पत्र लिख रहा है, क्रियापद है तो वर्तमान काल हो जाएगा। आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा, बिल्कुल राइट विकल्प यहाँ पर क्या है, होने वाला है। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सर, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? तो देखिए, भाषा अच्छी है, बिल्कुल भाषा अच्छी है तो आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि टीईटी में हिंदी का जो सेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा आसान होता है दोस्तों। जितना लूटना है, जितने मार्क्स आपको लेने हैं वो हिंदी में आपने ले लेना है। तो देखिए, 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा, वो यहाँ पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 सर, 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। ओके, कारक को लेकर प्रश्न है। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? अब देखिए दोस्तों, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो मास्टर जी ने क्या किया है, आश्रय लिया है। कहां पर आश्रय लिया है? तो कुर्सी पर आश्रय लिया है। जहां पर किसी चीज का आश्रय लिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं सर? तो अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा, वही यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। 17वां प्रश्न पूछा गया है कि स्पर्श से अब अकेले नहीं रहा जाता। हमने कहा मुझसे नहीं चला जाता, मुझसे नहीं बोला जाता, मुझसे नहीं लड़ा जाता, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, भाववाच्य हो जाते हैं। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा, वही यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इजी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं, जब आप परीक्षा में 28 जून को पेपर दे रहे होंगे दोस्तों, तो बिल्कुल हिंदी का सेक्शन 20-25 मिनट में उड़ा देना है। इतने फास्ट क्वेश्चन करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का भी हमको ध्यान रखना होता है। तो हिंदी का जो सेक्शन है, मैं वादा कर रहा हूं कि सबसे आसान आपका होने वाला है परीक्षा के दिन। चलिए, 2 समानार्थी शब्द की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, 2 समानार्थी शब्दों के बीच जो है दोस्तों, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विकल्प जो सर सी रहेगा, सही आंसर हो जाएगा। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? अब ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका नॉलेज हमको पता होना चाहिए, इसके बारे में हमको जानकारी पता होना चाहिए कि आचार्य मम्मट ने वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा की थी। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा सर, विकल्प जो एक रहेगा वही, विकल्प जो 2 सॉरी, विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। गणों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, गणों की छंद को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, छंद को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। गणों की जो संख्या होती है सर, वो 8 होती है। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 8 गण कौन से होते हैं? चलिए, इसमें पहला यगन होता है, मगन होता है, तगन होता है, रगन होता है, जगन होता है, भगन होता है, नगन होता है, सगन होता है। गण तो आ ही रहा है, बस आगे के नाम चेंज हो रहे हैं दोस्तों, तो ये बात आपने याद रख लेनी है। इसके पहले हम आपको बताएंगे दोस्तों कि महाटेट 2026 हमारे विशेष स्पेशल क्वेश्चन सेट आप लोगों के लिए अवेलेबल है दोस्तों। और खास कर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि परीक्षा से 29 दिन पहले यह आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं।
क्योंकि जिस प्रकार से ये प्रश्न पत्रिका बनाई गई है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग क्वेश्चन सेट बनाए गए दोस्तों, डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर। याद रखेंगे कि अगर आपका सिलेबस सेम भी होता है, लेकिन परीक्षा की जो काठिन्य पातड़ी है, जो डिफिकल्टी लेवल है दोस्तों, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। तो यहां पर हमने आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन सेट बनाया है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अगर आप देखेंगे 499 रुपये में आपको पेपर 1 के लिए 5 सब्जेक्ट दिए जाएंगे दोस्तों, 10-10 क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट की, जिसमें हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्रों, परिसर अभ्यास और गणित, ये 5 विषय का समावेश है दोस्तों। 499 रुपये में आपको पेपर 1 के लिए प्रश्न संच दिए जाएंगे विथ आंसर की। 399 में पेपर 2 के लिए, जिसमें आपको हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्रों और समाज शास्त्र के पेपर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। 10 क्वेश्चन सेट है पर सब्जेक्ट के लिए और विथ आंसर की है, मतलब आपको सभी क्वेश्चन पेपर में आंसर की दी गई है। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर दे रहे हो दोस्तों, तो आप लोगों के लिए एक विशेष ऑफर है कि 699 रुपये में आपको पूरे 90 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, यानी 900 रुपये की प्रश्न पत्रिका आपको सिर्फ 699 रुपये में यहाँ पर कॉम्बो पैक में दी जाएंगी दोस्तों। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर हाई करना है, हमारे तरफ से आपको एक स्कैनर भेजा जाएगा तुरंत, और उस पर पेमेंट करने के बाद, स्क्रीनशॉट देने के बाद आपको तुरंत ये PDF क्वेश्चन सेट, अपडेट क्वेश्चन सेट 28 तारीख में आने वाले प्रश्न जो है दोस्तों आपको डायरेक्ट दिए जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं 29 दिन परीक्षा में बचे हैं, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है दोस्तों, तो कम से कम ये क्वेश्चन सेट को हल कर कर परीक्षा में जाकर देखिए। उसके बाद आप हमको बताइए कि कितना बेनिफिट, कितना ज्यादा फायदा जो है आपको इस क्वेश्चन पेपर का परीक्षा में मिला है दोस्तों। संपूर्ण अनुभव को झोंक कर हमने ये प्रश्न पत्रिका बनाई है। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न पूछा गया है कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद है। तो देखिए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक जो है दोस्तों, ये उपमा अलंकार के भेद हो जाते हैं। मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन जो डी रहेगा आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप बात करेंगे तत्सम शब्द की, तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, उसको हम हिंदी में या मराठी में यूज करते हैं। चलिए, क्योंकि हमारे जो लेक्चर की पद्धत है दोस्तों, जो भाषा है वो बिल्कुल घर की भाषा है, क्योंकि हमको समझ में आना चाहिए दोस्तों। बहुत ज्यादा हिंदी स्पष्ट तरीके से बोले तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे। यहां पर प्रतिबिंब हमारा तद्भव शब्द है, प्रतिमान तद्भव शब्द है, सॉरी तत्सम शब्द है, दोनों तत्सम है, ठीक है। प्रतीत भी तत्सम है दोस्तों, लेकिन प्रतीत यहां पर तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होता है, तो इसका तत्सम रूप होता है दोस्तों प्रतीत होता है। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा वो यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, शब्द युग्म को लेकर प्रश्न पूछा गया है। शब्द युग्म के जोड़े को लेकर भी प्रश्न आपको हर परीक्षा में अभी तक पूछा जा चुका है। ग्रंथ, ग्रंथि, शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो देखिए, ग्रंथ को हम पुस्तक भी कहते हैं, किताब भी कहते हैं, तो सभी में पुस्तक किताब दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ग्रंथ और ग्रंथि का मतलब होता है सीख, गुरु, और किताब आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पर राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए, 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सर। 24वां प्रश्न जिस प्रकार से बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, नेगेटिव वे में ये प्रश्न पूछा गया है। कभी भी दोस्तों प्रश्न को पूरा पढ़ना है और लास्ट में देखना है कि नहीं है, पूछा गया है क्या। क्योंकि अक्सर CDP की अगर आप बात करेंगे, बाल मानस शास्त्र की अगर आप बात करेंगे, भर भर के इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बाल मानस शास्त्र के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, पुत्री मतलब क्या, सुता, ओके। पुत्री मतलब तनया, पुत्री मतलब दुहिता, लेकिन दोहित्र का मतलब पुत्री नहीं होता है। विकल्प जो बी रहेगा दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोहित्र को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसका अर्थ होता है पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र हम कहते हैं ना, नाती, बेटी का बेटा, जो भी है ना, नाती पोता हम कहते हैं, उस प्रकार से होगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए सर, आकर्षण का विलोम शब्द होगा विकर्षण। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा, वो यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि अक्षय का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, अक्षय का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर होगा कि कभी नष्ट न होने वाला। इसका अर्थ जो है दोस्तों अक्षय होता है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि मुहावरे को लेकर भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है।
बिल्कुल। एक क्वेश्चन जो होता है आपका वो मुहावरे को लेकर भी फिक्स होता है, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छे काम कर और भूल जा, इसका अर्थ ये होता है। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो देखिए उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है कि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है सर उसे क्या कहा जाता है। अब देखिए पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसको प्रेषक कहते हैं क्या, प्रेषिती कहते हैं, प्रेक्षक कहते हैं या प्रेषण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों हम जिस व्यक्ति को पत्र लिखते हैं, खत लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, उसको हिंदी में प्रेषिती कहा जाता है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए देखिए पत्र जिस व्यक्ति को लिखा या भेजा जाता है, अर्थात पत्र प्राप्त करने वाले को, रिसीवर को क्या कहा जाता है, तो प्रेषिती कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर प्रश्न पूछा गया है, और 2 क्वेश्चन आपको पेपर 1 में और 2 क्वेश्चन आपको पेपर 2 में साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर पूछे जाते हैं। और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। अब देखिए दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है, प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है। तो देखिए 100 अजान और 1 सुजान, यह उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा सही आंसर होगा। पर्याय जो 1 दिया गया है सही आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। चलिए ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जय द्रथ वध मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के जनक है उन्होंने लिखा है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हिंदी भाषा को लेकर फिर से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने देखे हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में उसका संपूर्ण एनालिसिस कर आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन लाए गए थे दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि हिंदी का एक पैक है बनाया है दोस्तों हमने। पेपर 1 अगर आप दे रहे हैं या पेपर आप दो दे रहे हो दोस्तों, किसी एक पेपर के लिए आपको हिंदी के क्वेश्चन सेट के साथ हिंदी का नोट्स यहाँ पर 299 रुपये में दिया जा रहा है दोस्तों। परीक्षा में 29 दिन बचे हैं और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि इतना पढ़ लो, आपके 25 मार्क हिंदी में फिक्स है दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार से हमने ये 94 पेज का नोट्स बनाया है दोस्तों और 10 प्रश्न पत्रिका बनाई है, पेपर 1 के लिए अलग, पेपर 2 के लिए अलग। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो 299 रुपये में आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। और 299 रुपये में आपके 25 नंबर भी फिक्स हो जाएंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। 28 तारीख को जब आप प्रश्न पत्रिका खोलेंगे दोस्तों तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको डायरेक्ट छपे हुए क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, हिंदी का कॉम्बो पैक लेने के लिए 299 रुपये पेड करके आपको स्क्रीनशॉट देना है दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर क्या है आप इसको परचेस कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।